सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी? आई होप आप सभी लोग एकदम शानदार मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम धमाकेदार चल रही होगी। तो बच्चों, उसी स्टडी को उसी अंदाज में और भी धमाकेदार बनाने के लिए आज का वीडियो हम लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। क्लास 12 फिजिक्स का पूरा सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। फिर हम डिस्कस करेंगे हमारे जो भी आईएमपी डेरिवेशन है, यानी कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, आप लोगों को किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो ये दो टॉपिक है, इनकी आपको ज़्यादा टेंशन रहती है कि सर हम डेरिवेशन कैसे करेंगे, हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। तो बच्चों, आज का वीडियो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए और आज से आपको इस चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। मैं आज अगर जो भी पढ़ाता हूं, अगर आपको समझ में ना आए, मैं 100% गारंटी ले सकता हूं आपको A to Z जो भी मैं जानकारी दूंगा हर एक समझ में आएगी। बस आपको बिल्कुल ध्यान से देखते रहना है, एक एक टॉपिक को समझते हुए चलना है, मिस नहीं करना कोई भी टॉपिक। ठीक है बच्चों? तो अगर आपका भी सपना है कि बोर्ड एग्जाम में हम भी अच्छा करें और जो हमारा बोर्ड एग्जाम 2024 हो रहा है उसमें हमारे भी 70 नंबर में से लगभग 65 नंबर आए, तो आज का वीडियो आपको ध्यान से देख लेना है। हर एक टॉपिक को समझते हुए चलना है, हमें जल्दी नहीं है, अभी हमारे पास अच्छा खासा समय है। अब आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल हो भी चुके हैं, कुछ के हो रहे हैं। तो मैं आपको एक नोट बताना चाहता हूं, एक सूचना है कि हमारे पास 1 से 2 विद्यार्थियों ने अभी कमेंट किए हैं कि सर में प्रोजेक्ट फाइल और प्रोजेक्ट जो कार्य होता है और चार्ट वगैरह बनाने की में दिक्कत हो रही है, तो सब हमें प्रोजेक्ट फाइल बना दीजिए, प्रोजेक्ट कार्य जो हमें लिखना होता है एक प्रोजेक्ट, उस पर बता दीजिए। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि सर हाँ हमें भी जरूरत है, तो अगर आप लोग लगभग 10 स्टूडेंट्स भी कमेंट कर देते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा बेधड़क आप लोगों के लिए। जो भी आप बताएंगे वो करने वाला हूं। बस आपको कमेंट करना है, अच्छे से बताना है कि सर हमें इस टॉपिक का, इस सब्जेक्ट का हमें प्रोजेक्ट फाइल बनाना है। ठीक है बच्चों? तो आइए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है एक ई का मान कितना। मान अगर देखिए कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है इसका मान दिया हो और कभी कभी न्यूमेरिकल में हमें इसका मान नहीं दिया होता है, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। जैसे एक सूत्र आपने पढ़ा होगा Q = E/N/E, इस पर लगभग न्यूमेरिकल तो आ जाते हैं न्यूमेरिकल, लेकिन हमें क्यों पूछ आवेश दे देता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेता है, फिर आप कंफ्यूज होता है तो सर ई कहां से लाएं। तो इसीलिए ई का मान यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा है। और ऐसा नहीं, एक क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है। ठीक है? तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जो है उसके लिए हमें यहाँ पर 4 विकल्प दे रहा है। 2 × 10⁻⁸ जूल, ठीक है। 2 × 10⁻20 जूल, ठीक है। 1.6 × 10⁻+19 जूल, ठीक है। 1.6 × 10⁻−19 जूल। तो आपने पढ़ा था जो ई होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, उसका मान होता है 1.6 × 10⁻−19 जूल। समझ में आया? ऐसे ही यार एक टॉपिक को समझते हुए चलना है। ठीक है? यानी कि हमारा चौथा वाला विकल्प इसमें बिल्कुल राइट है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन कुछ आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या है, या वैद्युत विभव का मात्रक है जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति न्यूटन, कूलाम प्रति जूल, या न्यूटन प्रति कूलाम। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो हमारा जूल प्रति कूलाम होता है ये वैद्युत विभव का मात्रक है। ठीक है? और इसमें तीनों विकल्प हमारे ऐसे हैं जो हमारे गलत। ठीक है? अगला देखिए, अगला हमारे पास एक साधारण सा, एक छोटा सा नन्हा सा न्यूमेरिकल है। क्या है? किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध 500 ओम है। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता बताइए। ठीक है बच्चों, आपको मैं बताऊं, मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लीजिए। वैद्युत चालकता होता है बच्चों, वैद्युत चालकता इक्वल टू क्या होता है
1 बटे ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध 1 बटे विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो आप मान रखिए विशिष्ट प्रतिरोध हमें दे रहा है 500, यानी कि 1 बटे हमें रखना पड़ेगा 500। हम पहले दशमलव लाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अब भी नहीं जा रहा है, फिर दशमलव, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, यानी कि 2 जीरो हो गए। इन दोनों जीरो को हम 2 जीरो से काट देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए 1 बटे 5 आ गया, ठीक है। अब भी नहीं जा रहा, फिर हम एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, एक यहाँ पर भी बढ़ा देंगे, एक के आगे, यानी कि अब हमारे एक के आगे अगर एक जीरो और बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, यानी कि 2 बार गया, 5 दूनी 10, कितना आया 0.002। इतने तो आया बच्चों, इतने तो आया, 1.00 और ये वाले 2, 5 दूनी 10, 2 बार गया। और ऐसा हमें किसमें दिख रहा, विकल्प नंबर फर्स्ट में। तो हमारा पहला विकल्प सही है। समझ में आया न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि लेंज का नियम, जो हमारे लेंज का नियम है किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। यानी कि जो लेंज का नियम है वो किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बच्चों अगर लेंज के प्रथम नियम की बात करें, या लेंज का नियम, हमें यहाँ पर प्रथम द्वितीय सेकंड नहीं कह रहा है, तो लेंज का जो नियम है इनके अकॉर्डिंग ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो पहला वाला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति का पुष्टि करते होती है। यानी कि प्रकाश की जो तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं। इस अनुप्रस्थ जो प्रकृति है, इसकी अनुप्रस्थ प्रकृति जो है इसकी पुष्टि कौन करता है। इसकी पुष्टि ध्रुवण के कारण हो जाती है, या विवर्तन के कारण हो जाती है, या व्यतिकरण के कारण हो जाती है, या अपवर्तन के कारण हो जाती है। तो बच्चों आपको मैंने पढ़ाया था ध्रुवण की घटना, तो जो ध्रुवण की घटना होती है उसी के कारण जो हमारा प्रकाश होता है, प्रकाश तरंगे होती हैं, उनकी अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। समझ में आया। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को लेकर। बच्चों अगला जो हमारा डेरिवेशन है, डेरिवेशन क्या है, कह रहा है कि परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की, परस्पर अगर संपर्क में रखें इस प्रकार से 2 पतले लेंस, तो इनकी संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। इनकी संयुक्त फोकस दूरी हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए समझिए, सबसे पहले इसको डेरिवेशन को हल करने से पहले आप जान लीजिए, इसका मतलब है अगर हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया था कि अगर एक लेंस रखा है तो उसकी लेंस की फोकस दूरी के लिए हमने डेरिवेशन सॉल्व किए हैं। लेकिन अगर कभी कभी हमें दे दे, 2 लेंस रखकर दे दे एक जगह पर और कहे इनकी दोनों की फोकस दूरी निकालो, तब हम क्या करेंगे, यानी कि L1 और L2 दोनों की इकट्ठी फोकस दूरी निकालने के लिए तब हम क्या करेंगे, तब हम दिक्कत कर जाएंगे। तो इसीलिए हमारे सिलेबस में है इनके सूत्र का निगमन करना। तो हम लोग बहुत ही आसान भाषा में बिल्कुल आसानी से इसका निगमन करने वाले हैं। तो देखिए अगर हम इसकी कुछ डिफिनेशन हमें लिखने को आती है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमने मान लिया ये हमारे पास कोई वस्तु रखी है, इससे प्रकाश किरणें चली और इस पर प्रतिबिंब बना और आई डैश हमारा प्रतिबिंब बना, और इसकी दूरी कितनी है, v है, मान लीजिए v डैश दूरी मान ली। फिर क्या होगा, दूसरा लेंस होगा, इस पर भी प्रतिबिंब बनेगा। अब ये जो प्रतिबिंब बना था इस दूसरे लेंस के लिए क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। तो इसी चीज को मैंने लिखा है, आप ध्यान से पढ़िएगा फिर और आपको अच्छे तरीके से और भी समझ में आ जाएगा। समझिएगा, माना 2 पतले उत्तल लेंस, हमारे पास दोनों पतले हैं उत्तल लेंस हैं। अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से होते हैं, आप लोगों ने बनाया था इस प्रकार से, बीच में पतले होते हैं, किनारों पर मोटे होते हैं, लेकिन उत्तल लेंस बीच में मोटे होते हैं, किनारों पर पतले होते हैं। ठीक है, मैंने आप वो चीज़, आपको बेसिक चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। नहीं भी पता है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। अवतल लेंस ऐसे होते हैं, उत्तल लेंस से बने हैं आपके सामने। उत्तल लेंस L1 व L2 है, एक L1 है, दूसरा हमारा L2 है। ठीक है, जिनकी मुख्य अक्ष पर जिनकी मुख्य अक्ष एक ही है। बच्चों यहाँ पर होगा जिनके मुख्य अक्ष एक ही है। इनका जो मुख्य अक्ष है ये वाला है, ये एक ही है। आप ये रेखा देख रहे हैं बिल्कुल सीधी है, किसी के लिए कम या ज्यादा नहीं है। ठीक है, मुख्य अक्ष एक ही है तथा फोकस दूरियां F1 व F2 हैं। इन दोनों की एक की फोकस दूरियां F1 है और दूसरे की फोकस दूरी हमारी F2 है। ये चीज आपको पता है। बाएं में एक दूसरे के संपर्क में रखें, वायु में बच्चों, बाएं नहीं वायु लिखा है,
वायु में क्या होगा, जो माध्यम हमारा है ये कैसा है, वायु। तभी हम कह रहे बाएं कहां से यहां पर आ गया बच्चों, दाएं बाएं। वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखें, यानी कि जो वायु है उसमें क्या हुआ है कि एक दूसरे के कैसे रखें, संपर्क में रखें, ठीक है, वायु में रखें, ये बात पता है। एक बिंदु O है, एक बिंदु वस्तु क्या है, O है, ये बिंदु वस्तु O है, हमें पता है, ठीक है। मुख्य अक्ष पर पहले लेंस L1 के सामने U दूरी पर रखिए। मुख्य अक्ष जो है, इस मुख्य अक्ष के पहला जो लेंस है उससे L1 U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखिए, ठीक है, हमने पता है इतनी दूरी पर रखिए, दूरी पर रखिए। यदि लेंस L2 ना हो तो L1 वस्तु का प्रतिबिंब I डैश दूरी पर, जो हमारी I डैश दूरी है, अगर L2 ना हो, L2 अगर ना हो तो इसका जो प्रतिबिंब है वो डायरेक्ट यहां पर बनेगा और B दूरी पर बनेगा, ठीक है। क्या लिखा है, I डैश बनेगा। यदि I डैश प्रतिबिंब I डैश की L से दूरी V डैश हो, यदि I डैश से L1 जो है I डैश की जो प्रतिबिंब है और इसकी L1 से दूरी है जो कितनी है बच्चों, B डैश है, ठीक है, मान लिया है। तो L2 जो L1 वस्तु का प्रतिबिंब I डैश पर बनेगा यदि L1 की दूरी V डैश हो तो लेंस के सूत्र से। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ इतना सॉल्व करना है इसके लिए। अब हमने लेंस का सूत्र एक पढ़ा था, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, ऐसा सूत्र हमने कुछ पढ़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फोकस दूरियां में 2 दी गई है तो इसको हम क्या मान लेंगे, F1 मान लेंगे। तो वही चीज हमने लिखी हुई है, देखिए हमें एक सूत्र पता है A V डैश, लेकिन इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो B दूरी पर नहीं बन रहा है। इसमें जो प्रतिबिंब ये वाला बन रहा है बच्चों, इसके लिए हमें B डैश का प्रयोग करना पड़ेगा, B का प्रयोग नहीं करना हमें यहाँ पर बच्चों, किसका प्रयोग करना है, V डैश को, क्योंकि 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं, एक को B मानेंगे एक को V डैश मानेंगे। तो पहले के लिए हमने प्रतिबिंब जो हमारा बन रहा है वो B डैश दूरी पर बन रहा है। कितनी दूरी पर बच्चों बन रहा है, B डैश दूरी पर। हम उसी को लिखेंगे, हमारा जो B की जगह पर आ जाएगा V डैश माइनस U। इसको हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 मान लिया और यहीं पर छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले लेंस को तो हमने हल कर लिया, अब इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, इस पर भी एक प्रतिबिंब बन रहा है, देखिए। अब इसको देखिए, पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब इसके लेंस के लिए जो L2 लेंस होगा उसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। जो दूसरा वाला लेंस है इस पर जो प्रतिबिंब बन रहा है ये क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, वस्तु, यानी कि इस O की कंडीशन यहां पर अप्लाई होगी, ठीक है, वस्तु का कार्य करता है। तथा दूसरा लेंस इसका अंतिम प्रतिबिंब I डैश I दूरी पर बनता है, I पर बनता है। इसका अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है बच्चों, I पर बन रहा है, ठीक है, मान लिया। बनता है L2 से V हो और इसकी जो दूरी है, जिसकी दूरी L2 से V हो, ये L2 लेंस जो है इससे यहाँ की दूरी कितनी है बच्चों, V है, ठीक है। तो लेंस के सूत्र से देखिए, अब हमने इसको क्या किया, F2 मान लिया, उसी सूत्र 1/b माइनस 1/v डैश। अब देखिए, अब आप कहोगे सर यहाँ पर भी V डैश, तो बच्चों हमें पता है सूत्र क्या होता है, लास्ट में U होता है, वस्तु से दूरी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से वस्तु की दूरी कितनी है, यहाँ से वस्तु की दूरी कितनी है, आप बताइए, B डैश ही तो है, वस्तु जो रखी है इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा है वाला प्रतिबिंब, और इसकी दूरी कितनी है, B डैश। तो हमें B डैश इसकी वस्तु यानी कि U की जगह पर यहाँ पर हमें कितना रखना पड़ रहा है, V डैश रखना पड़ रहा है। ये यही कार्य कर रहा है जो वस्तु का कार्य होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या किया बच्चों, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देने पर, ठीक है, मान लीजिए समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे, उसको हमने नीचे कर दिया, आप लोग डाल लेना हेडिंग समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, मान लिया। हम क्या करेंगे बच्चों, F1 1/F1 प्लस 1/F2 इसको जोड़ लिया, इक्वल टू समीकरण 1 में क्या है, 1/b डैश माइनस 1/u है, ठीक है। हमें जोड़ना है दूसरा समीकरण में क्या कह रहा है, 1/v माइनस 1/v डैश माइनस 1/v डैश। आप देखिए बच्चों, यहाँ पर b डैश 1/v डैश माइनस का है और यहाँ पर 1/v डैश हमारा प्लस का है, तो प्लस माइनस के हो जाएंगे कैंसिल। तो क्या बचा, 1/F1 इक्वल टू बचा F1 प्लस
एक बटे F2 इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, माइनस 1 बटे यू प्लस 1 बटे वी। अब बताइए ये b प्लस का है, यू माइनस का है, तो क्या हम 1 बटे F1 प्लस 1 बटे F2 इक्वल टू 1 बटे वी माइनस 1 बटे यू ऐसे नहीं लिख सकते? हाँ हम लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। तो बच्चों कभी कभी तो ए वाला सूत्र भी आपको प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि हमें लेंस के सूत्र से पता है 1 बटे एफ इक्वल टू क्या होता है, 1 बटे वी माइनस 1 बटे यू, 1 बटे एफ इक्वल टू पता है। लेकिन इतनी पूरा जो हम उठा के अगर देखें तो ए वाला और ए वाला पक्ष जो है ये दोनों एकदम बिल्कुल सेम है। तो क्या इस पूरे पक्ष की जगह पर हम इस वाले इक्वल टू में जो दिया है इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो चाहे हम इसको लिखें चाहे इसको, तो ऐसा ही हमारे पास यहाँ लिखा है तो इसकी जगह पर हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो 1 बटे एफ इक्वल टू F1 प्लस 1 बटे F2 इक्वल टू 1 बटे एफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये था हमारा फाइनली सूत्र। अगर परस्पर दो लेंस संपर्क में रखें, वो उत्तल लेंस हैं, तो उनकी फोकस दूरी, ये जो संयुक्त फोकस दूरी होगी उसमें पहले की हम फोकस दूरी निकाल लेंगे और दूसरे की फोकस दूरी निकाल लेंगे और उन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे ना तो हमारी संयुक्त फोकस दूरी आ जाएगी। चाहे तो आप इस वाले सूत्र में मान रख लीजिए, और चाहे आप अगर दोनों लेंसों की बस से दूरी वगैरह वगैरह सब कुछ दिया है तो चाहे आप यहाँ पर रखकर इनको काट पीट कर यहाँ से भी हल कर सकते हैं। लेकिन आपको जब बोर्ड में सिद्ध करना है तो आपको यहाँ तक सिद्ध करना है बच्चों। तो आई होप आपको ये वाला डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग अगला डेरिवेशन पर डिस्कस करते हैं। जो अगला हमारा डेरिवेशन क्या है, अगला डेरिवेशन कह रहा है कि विलगत गोली चालक की धारिता का व्यंजक, यानी कि अगर हमारे पास कोई विलगत गोली चालक है तो उसकी में धारिता कैसे निकालनी हो, तो उसका व्यंजक या फिर उसके सूत्र का निगमन करना, ऐसे हमारे पास डेरिवेशन आ सकता है। और ये डेरिवेशन प्रीवियस ईयर कई बार आ चुका है, इसीलिए हमने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि अदर डेरिवेशन आप पढ़ते हो, इस पर ध्यान नहीं देते हो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस डेरिवेशन को भी जरूर बताया जाए। समझिए, ये हमारे पास कोई विलगत गोलीय चालक है, ठीक है। इस पर हमें क्या करना, वैद्युत इसके वैद्युत चालक की गोली चालक जो है इसमें हमें चालक की धारिता निकालनी है। धारिता को हम डिनवर्ट करते हैं बच्चों, आपको पता होगा किससे, सी से। हमें सी का सूत्र चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या पता है, इसके जो बाहर है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। ये क्या है, प्लस क्यू आवेश है, आप समझिए। और इसकी अगर हम जो गोला है विलगत गोली चालक जो है, इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या जो है उसको हमने आर ना मानकर सीधे ए माना है। क्या माना है बच्चों, ए माना है, ठीक है। अब हम समझिए, माना हमारे पास एक विलगत गोली चालक जिसकी त्रिज्या ए है, जो विलगित गोलीय चालक है इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, ए है, ठीक है, मान लिया हमने। तथा परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा गया है। ये जो जिस माध्यम में रखा गया है, जिस माध्यम में भी ये रखा है उस माध्यम को हम कहते हैं परावैद्युत माध्यम, परावैद्युतांक यानी कि के है, के से इसको डिनवर्ट करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हम कह रहे हैं प्लस क्यू आवेश के कारण गोलीय चालक के पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत विभव। अब इसके चालक पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, तो इसके कारण इस पर क्या होगा, एक वैद्युत विभव उत्पन्न होगा। इस जो वैद्युत विभव होगा उसको हम बी से डिनवर्ट करते हैं, लेकिन हमने वैद्युत विभव के लिए सूत्र क्या पढ़ा था, 1 बटे वी इक्वल ए बी इक्वल टू पढ़ा था 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर, क्यू अपॉन आर पढ़ा था। लेकिन आर यहाँ पर क्या है बच्चों, आर यहाँ पर है रेडियस यानी कि त्रिज्या। लेकिन आर की जगह पे हमें रखना क्या है, आर की जगह पर बच्चों में क्या रखना है, आर को हम हटाएंगे और ए को हम लाएंगे। क्या लाएंगे, आर को हटा के हम ए को लाएंगे। आर की जगह पर यहाँ पर कितना ए है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बी इक्वल टू 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन ए कर दिया। वही सूत्र उसको चेंज करके आर की जगह पर ए कर दिया। अब कहोगे सर ये सूत्र कहाँ से आए, तो हमने विलगित गोली वैद्युत विभव के लिए हमने सूत्र पढ़ा था प्लस क्यू आवेश के कारण, जो हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था। सो इसी चैप्टर में पढ़ा है आपने, पहले शुरू में इसी को पढ़ा था, ठीक है, तो इसी से आया। लेकिन अगर हमें यदि आपने एक सूत्र पढ़ा तो होगा, चालक की जो धारिता होती, कुल चालक की धारिता होती, सी इक्वल टू होता क्यू अपॉन वी, सी इक्वल टू, या फिर आपने इसी सूत्र को कभी कभी हो सकता है इसको देखा हो, क्यू इक्वल टू सी वी, क्यू इक्वल टू सी वी देखा होगा या देखा होगा वी इक्वल टू क्यू अपॉन सी, ऐसे भी हम देख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सी, तो इसी को हमने लिखा सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ठीक है। अब हमें पता है हमने क्या क्या किया है,
हमने b का मान हमें पता ही है कितना है 1/4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a। ठीक है, हम क्या करेंगे इस b का मान रख देंगे। b का मान रखने पर जब हम क्या करेंगे इस b का जो मान है वो रखेंगे, b का मान रखेंगे तो हमारे पास c इक्वल टू q तो ऊपर है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम b की जगह पे क्या करेंगे a वाला मान उठा के यहाँ पर b की जगह पे रख देंगे। जब हम b की जगह पे रखेंगे तो इतना हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे a वाला जो पक्ष हमारा है ऊपर जाएगा, a वाला नीचे रहेगा, तो q इंटू q तो पहले था, इंटू में क्या आ जाएगा a वाला पूरा पक्ष इंटू में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k अपॉन a। ठीक, k a और a जो हमारा q बचाएगा और इस q से इस q को हमने कर दिया कैंसिल। ठीक है, यहां तक सर समझ में आ गया हमें। ठीक है, फिर हमने क्या किया बच्चों c इक्वल टू हमें पता है, हमें निकालना क्या c। अब हमारे पास क्या बचा 4 पाई एप्सिलॉन के a, हमने उतना लिख लिया। अब आप चाहो कभी कभी क्वेश्चन में जो जिस माध्यम में पूछता है उसका माध्यम दे देता है, तो हमें सूत्र लगाना, क्योंकि k जो है एक परावैद्युत माध्यम है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर अगर नहीं दे रहा होता है तो हम k का मान सदैव 1 मान लेते हैं और हम सूत्र फाइनली में लिख देते हैं c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। और ये सूत्र में ज्यादातर न्यूमेरिकल में प्रयोग करना पड़ता है। ये वाला सूत्र में जो भी हम न्यूमेरिकल लगाएंगे उनमें हमें यही सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब हम लगाएंगे न्यूमेरिकल और इस सूत्र का करेंगे प्रयोग भी। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। जो पहला न्यूमेरिकल क्या है इसको ध्यान से समझिए। एक चालक है, एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। एक हमारे पास कोई चालक है, इस पर क्या है 1 कूलाम ऋण आवेश है। ठीक है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। आप कहोगे सर इसमें क्या पूछ रहा, क्या निकालना है, बस सब्र करो मैं बता रहा हूं। अब हमें क्या किया, इसमें सबसे पहले हम एक हेडिंग डालेंगे गिवन, जो हमें हमेशा डालनी होती है। गिवन का मतलब है इसमें हमें क्या किया दिया गया। ठीक है, इस सूत्र में हमें क्या किया दिया गया उसके बारे में निकालना है। ठीक है, समझिएगा। हमें Q का मान सिर्फ दिया गया Q इक्वल टू 1 कूलाम ऋण आवेश 1 कूलाम, C इक्वल टू कूलाम, और इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है यानी कि N इक्वल टू हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब हमें एक सूत्र ऐसा पता होना चाहिए जिसमें सारे मान आ जाएं। हमें एक सूत्र पता है Q इक्वल टू होता है E, और इस सूत्र का जिक्र हमने सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था, वहीं पर किया था। अब आप कहोगे सर ई का मान तो दिए ही नहीं, तो मैंने आपको पहले ही ई का मान बता चुका हूं जब पहला हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चेक किया था। 1.6 गुणे 10 की घात -19 किस क्या मात्रक होता है इसका बच्चों, जूल होता है। ये सूत्र मैंने आपको बता चुका है। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ पर इसका प्रयोग होगा। ठीक है, हमें क्यों दिया है, इसी सूत्र को हम सही करके हम इसका थोड़ा मतलब इसकी मेंटेनेंस कर देते हैं, मेंटेनेंस इसकी, और इसका पोस्टमार्टम करके सूत्र को हम सही लिखते हैं। हमें एन निकालना है, Q इक्वल टू हो जाएगा E। ठीक है, ठीक है सर इतना हो जाएगा। अब हमें देखिए इसी सूत्र में मान रखते हैं, तो Q इक्वल टू हमें कितना दिया गया है 1, E का मान हमें पता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक है, आप कहोगे ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, 10 की घात -19 से इस पूरे पद को ऊपर ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं नहीं। ठीक है, आप कहो ले जा सकते हैं। ठीक है, 1 गुणे 10 की घात 19 किसके हो गए प्लस के, बचा का 1.6, इतने तो बचा। हम हटाएंगे दशमलव और यहाँ पर बढ़ा देंगे 0। ठीक है, आप कहोगे सर ठीक है, आ गया 10/16 इंटू 10 की घात 19। अब इसको आप क्या करेंगे 2 से काट, 2 8 16 और 2 5 10, यानी कि 5/8 इंटू 10 की घात 19 इतना बचा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ाई हम मान लिया, और यहाँ से जब हम 0 बढ़ाएंगे तो एक घात कम हो जाएगी, 18 बचेंगे। अब 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 बचे 2, लगाया दशमलव बढ़ा दिया 0, 8 दूनी 16, 6.2 6.2 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। इसका मात्रक क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N इक्वल टू, यानी कि इस पर 6.2 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी सामान्य अवस्था से। समझ में आया न्यूमेरिकल, एक एक टॉपिक अच्छे से। अगला देखिए दूसरा न्यूमेरिकल क्या है बच्चों। इस दूसरे न्यूमेरिकल को समझिए ध्यान से। इस दूसरे न्यूमेरिकल को क्या कह रहा है और क्या हमसे पूछ रहा है, देखिए
कह रहा है कि धातु को, कोई धातु है, इस धातु के एक जैसे, एक कोई धातु है उसके एक जैसे दो गोलीय चालक हैं, उसके क्या है, एक जैसे दो गोलीय चालक हैं, ए तथा वी हैं। उस धातु के दो गोलीय चालक हैं ए और वी। कौन से, एक ए है और दूसरा हमारा वी है, ठीक है। इन पर +40 तथा -10 माइक्रो कूलाम के आवेश हैं। इन जो गोलीय चालक हैं, पहले पर +40 कूलाम है माइक्रो कूलाम और दूसरे पे -10 माइक्रो कूलाम के आवेश है, ठीक है। इनके बीच की दूरी, इनके बीच 2 मीटर की दूरी पर कितना, इनके बीच 2 मीटर की दूरी पर है, उस पर कितना वैद्युत बल कार्य कर रहा है। इन 2 मीटर की दूरी पर हैं दोनों चालक ए और बी, और इनके बीच में कितना वैद्युत बल जो है वो कार्य कर रहा है, इसके बारे में हमें इस सूत्र में बताना है। तो समझिए, सबसे पहले हम नोट कर लेंगे गिवन, हमें इसमें क्या क्या दे रखा है, समझिएगा। हमें एक को Q1 मान लेते हैं, Q1 इक्वल टू दे रहा है +40, Q2 इक्वल टू में क्या दे रहा है -10 म्यू सी माइक्रो कूलाम, म्यू सी बच्चों, म्यू सी। अब इस माइक्रो कूलाम को क्या करेंगे बच्चों, कूलाम में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे, कूलाम में चेंज कर सकते हैं। बिना कूलाम में अगर चेंज किए हम इसको सॉल्व करते हैं तो अच्छे से नहीं होगा। कूलाम में अगर हम 1 × 10⁻6 से गुणा करते हैं, 1 × 10⁻6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 × 10⁻6 कूलाम, ए हो जाएगा -10 × 10⁻6 कूलाम। इतना होगा, इसको कूलाम में हमने चेंज कर लिया। यहाँ पर आर यानी कि इसकी जो बीच की दूरी है ए है कितनी, 2 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बीच में कितना वैद्युत बल कार्य कर रहा है, F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमसे पूछ रहा है। हमें एक सूत्र पता है वैद्युत बल के लिए, F इक्वल टू 1/4 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। हमने पढ़ा है सूत्र, इसको सिद्ध भी किया, ठीक है। इसी सूत्र को हम लगाएंगे। अब आप कहोगे सर 1/4πε0 का मान कहां से लाएंगे, तो बच्चों हम आपको बता दें, 1/4πε0 इस पूरे का मान होता है 9 × 10⁻9। ये मान आप याद रखो, कांस्टेंट है, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9। इस पूरे के स्थान पर हम ए वाला मान रख देंगे, इनटू Q1 का मान हमें कितना दिया गया है, 40 × 10⁻6, यहाँ से रखा, इनटू Q2 का मान कितना है, -10 × 10⁻6 अपॉन R²। R का मान है 2, स्क्वायर का मतलब इसको हम लिख लेंगे 2 बार लिख सकते हैं। 2 दूनी इसकी गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। इस 2 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, और 4 से इस 4 को कर देंगे कैंसिल, 4 × 1 = 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। अब F इक्वल टू देखिए, 9 × 10⁻9 इंटू 10 × 10⁻6 इंटू -10 × 10⁻6, ठीक है। इतना यहाँ तक सर समझ में आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आगे भी आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है सर, हो गया, ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसको आगे हल करिएगा, देखिए 1/F 9 × 10⁻10 × 10 इंटू में 10 की घात। अब हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे, माइनस माइनस की जोड़ेंगे, कितनी हो जाएंगी, -12 इंटू प्लस की कितनी है, 9। अगर हम 9 और 12 को काटेंगे तो -3 बचेंगी, ठीक है सर। F इक्वल टू 9 × 10⁻9 × -10 × 10⁻3, ठीक है। 9.90 कितना होता है, 9.90 है, 9.90 हो जाएगा, ए और 10 की गुणा 90 में 90.900 हो जाएगा, -900 × 10⁻3। समझ रहे हो, इतना आ गया, ठीक है, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे,
ये दोनों जीरो को हटा देंगे और यहाँ पर घातें भी हटा देंगे। ये जीरो बच्चों हमारे प्लस की घात में काउंट होंगे। कितना बचा? 1 बचा। यानी कि f इक्वल टू माइनस 9 गुणे 10 की घात माइनस के 1 बचा। इतना बचा, ठीक है। अब इस 10 की घात 1 का माइनस में मतलब है अगर हम 9 के नीचे 10 लिख दें, हमारा ये चीज बराबर लिखिए, तो ऐसा लिखेंगे, हम लगाएंगे दशमलव और इस जीरो को हटा देंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, 10 नेमा 90, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.9, इतना लिख सकते हैं, 0.9 लिख सकते हैं। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। इतने न्यूटन बल इस पर कार्य कर रहा है। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अगला देखिए। ठीक है, लेकिन आपको पता है बल कभी भी माइनस नहीं होता है, बल नहीं होता है माइनस, ये बात याद रखना। तो आप यहाँ पर प्लस भी लगा सकते हो, ठीक है, प्लस भी हो सकता है, ये चिन्ह बल के लिए मायने नहीं रखता है, ठीक है, बल माइनस में नहीं हो सकता है, ठीक है। आप धक्का दोगे, भले भी थोड़ा भी दोगे, तो वो बल लगाओगे, उसमें बल जरूर लगेगा, माइनस नहीं हो सकता है, ये बात याद रखना, ठीक है, समझ गए अच्छे से। देखिए अगला न्यूमेरिकल, देखिए बच्चों अगला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 3। क्या कहता है? बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता, यानी कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच हमें तुल्य धारिता यानी कि सी निकालनी है। कैसे निकालेंगे समझिए, हम इसकी नंबर कर लेते हैं। हम इसको C1 मान लेंगे, इसको C2, इसको C3, इसको C4 और इसको C5 मान लेंगे, ठीक है। हमें दिख रहा है ये तीनों किस क्रम में लगे बच्चों? समांतर क्रम में लगे हैं। तो माना हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसको सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखे या नहीं। माना C1, C2, C3, C4 समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में है, ठीक है। हमने समांतर क्रम का सूत्र पता है। इसको क्या करेंगे? हम C डैश मान लेंगे। C डैश इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट, आप कितने भी जोड़ सकते हो CN तक, कितने भी आप जोड़ सकते हो, जो भी जुड़े हैं। तो क्या हो जाएगा? C डैश इक्वल टू C1 की जगह पर यहाँ पर C2 है, कितना मान है? 1। तीनों कितने हैं? 1-1 माइक्रोफेरेड के हैं, तीनों को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। तो C डैश इक्वल टू आ गया 3 माइक्रोफेरेड। यानी कि इस पूरे तार को, इस पूरे डिब्बे को जो हल किया, मान लीजिए यहाँ पर हमारा बिंदु ए था, एक तो ये हमारा 3 माइक्रोफेरेड का लगा था ए वाला, और इसके बाद में हमने इस पूरे को हल किया तो हमारा 3 माइक्रोफेरेड का और आ गया। म्यू एफ का मतलब, म्यू एफ का मतलब होता है माइक्रोफेरेड, और एक आगे हमारा ए वाला लगाया 3 माइक्रोफेरेड का, यहाँ पर बिंदु वी है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है एक तीनों एक ही तार में लगे, यानी कि श्रेणी क्रम में लगे, ठीक है। अब ये क्या है? C1 है, ये C डैश आया है, ये C5 है। C1 तथा C डैश बा C5 श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में बच्चों? श्रेणी क्रम में है, समझिएगा। अब हम सूत्र लगाएंगे 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मान रखेंगे 1/C इक्वल टू C1 की जगह पर यहाँ पर C1 ही है, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। क्यों? ये तीनों हैं जो 3 माइक्रोफेरेड, इसको पूरे को हल किया था तब एक तार हमारे पास आया 3 माइक्रोफेरेड का, ये मान यहाँ पर दिया गया C डैश का, तो हमने मान रखा। अब हम क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा हमारा 3 ही। अब हम अगर एलसीएम नीचे वाला समान होते हैं, हर समान है, तो हम ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं। 3 ऊपर हो गया, 3 नीचे, यानी कि 3 1 3 1, यानी कि जो C का मान आया, C इक्वल टू आया 1 माइक्रोफेरेड म्यू एफ। यानी कि ये हमारे पास बिंदु ए था, इसके बीच में जो एक तार बचेगा अब सिर्फ वो 1 माइक्रोफेरेड का बचेगा, इसी हमसे पूछा गया था। समझ में आ गया? जी न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन आप लोग घबरा जाते हो। आप कहोगे सर ये न्यूमेरिकल बोर्ड में आता है? हाँ बच्चों 100% बोर्ड में आता, आया हुआ है बोर्ड में ही ये न्यूमेरिकल, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल देखिए क्या है न्यूमेरिकल, क्या कह रहा है, देखिए समझिएगा इसको।
कांच के पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण 4.5 डिग्री है, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.52 है तो उत्पन्न विचलन कोण ज्ञात कीजिए। ज्ञाता नहीं, ज्ञात कीजिए बच्चों, ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों? इसका विचलन कोण पूछ रहा है। हमें एक सूत्र पता है, डेल्टा एम इक्वल टू होता है n-1 इंटू ए, एक सूत्र पता है। और हमें इसमें क्या किया रहा है? अपवर्तनांक जो an का मान है 1.52 दे रहा है, कामा a का मान हमें दे रहा है 4.5 डिग्री, ए मान हमें 2 इसमें दे रहा है। अब हम इसमें डायरेक्ट मान रख देंगे। डेल्टा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.52 माइनस 1 इंटू 4.5। डेल्टा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? इससे अगर हम 1 को घटाएंगे तो 0.52 गुणे 4.5। इसकी जब हम गुणा करेंगे, देखिए अगर आप गुणा करना नहीं आता तो ऊपर लिखिए इस वैल्यू को 5.2, नीचे लिखिए 4.5। अब आप इसकी गुणा कर लीजिए। जब आप इसकी गुणा कर लेंगे, आप इस पूरे की गुणा कर लेंगे। इस पूरे की जब गुणा करेंगे तो आपका जो भी आंसर आता है, देखिए कर लीजिए। 5 दूनी 10 का 0, 5 25, 5 दूनी 10 का 0, 5 25 और 1 26 इंटू 10, 4 दूनी 8, 4 5 20। ठीक है, इसको आप जोड़ लीजिए। 0, 8 और 6 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, 14 के 4, 2 3 2। ठीक है, इतना आया। लेकिन ये 1 2 3 संख्या के बाद दशमलव, तो दशमलव हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो डेल्टा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.340। इसका विचलन कोण का मान इतना आ गया। तो ये थे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट हमारे न्यूमेरिकल्स। अब हमारे बचे क्या? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं एकदम धमाकेदार तरीके से, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि किरचॉफ का नियम क्या है? किरचॉफ के नियम के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों किरचॉफ के 2 नियम हैं। एक किरचॉफ का प्रथम नियम है जिसे हम संधि का नियम कहते हैं, और दूसरा नियम है बंद पास का नियम। किरचॉफ का बंद पास का नियम, ठीक है। तो हमारा जो संधि का नियम है, इस नियम का कहने का मतलब है अगर हमारे पास कोई बिंदु है और उस पर जो भी समस्त धाराएं आएंगी, मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु है, इस पर एक धारा इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, इनमें जो भी धाराएं आने वाली होंगी, इन समस्त धाराओं का जो योगफल होगा वो बच्चों शून्य होगा। यही कहता है किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग अर्थात शून्य होता है, संधि का नियम कहलाता है। आई इक्वल टू जो धाराएं होगी वो कितनी होगी बच्चों? उसका मान जो होगा वो बच्चों 0 होगा। इसको मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया, तो वहां पर भी आप जाकर पढ़ लेना, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इतना भी अगर आप बोर्ड में लिखते हो तो आप 100% आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। बस आपको ध्यान से समझ लेना है, पढ़ लेना है। आपको एक चीज याद रखनी है, संधि किरचॉफ का प्रथम नियम है संधि का नियम। इसमें कहता है समस्त जो भी धाराएं होंगी, ये जब इसके जो केंद्र पर मिलेंगी, संधि पर आकर मिलेंगे, तो इनका जो बीजीय योग जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। ये याद रखना है। दूसरा नियम है बच्चों संधि का नियम के बाद में आता है बंद पास का नियम। किरचॉफ ने दूसरा नियम दिया था बंद पास का नियम। किसी परिपथ के किसी बंद पास में लगे प्रतिरोध, अगर हमारे पास कोई परिपथ है उसमें बंद पास है, उसमें कोई अगर प्रतिरोध लगे तो उन प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी, उन धाराओं का गुणनफलों का बीजीय योग जो होगा उस पास में जो विद्युत वाहक बल कार्य कर रहा होगा उसके बीजीय योग के बराबर होता है। यानी कि हमारे पास कोई परिपथ है, उसमें कई सारे प्रतिरोध लगे हैं, तो उन प्रतिरोध में प्रवाहित हो रही है धारा यानी कि आई, उन धारा जो प्रवाहित हो रही है जो उसमें उनका बीजीय योग होगा, तो उसमें जो विद्युत वाहक बल कार्य कर रहा होगा उस परिपथ पे, तो उसके योगफल के बराबर होगा, गुणनफल के योग के। तो देखिए जो धारा है और प्रतिरोध, इनका गुणनफल जो है वो विद्युत वाहक बल के बराबर है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए बच्चों। अगला हमारा है कि चालक क्या होते हैं? चालक क्या, कंडक्टर क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश आसानी से हो जाता है। आवेश का प्रवाह जो आसानी से हो जाता है उसे चालक कहलाते हैं, अर्थात लोहा, चांदी इत्यादि। मतलब अगर आप किसी भी तार को देखते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वो चालक ही है, कंडक्टर ही है। ठीक है, तो उसको आप वे चालक, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है तो वे हमारे विद्युत चालक कहलाते हैं। ठीक है, इतना ही याद रखना है। अगला टॉपिक देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है बच्चों द्विपात कोण क्या होता है? द्विपात कोण क्या होता है? मान लीजिए हम किसी स्थान पर बात कर रहे हैं,
किसी एक पार्टिकुलर स्थान पर बात कर रहे हैं। एक याद रखना, द्विघात कोण होता है, हमने लिख भी दिया है, इसका मान जो होगा हर एक स्थान पर भिन्न भिन्न होगा। आप यहाँ पर चेक करोगे कुछ और होगा, आप जाके अपने अदर स्टेट में जाके चेक करोगे वहां पर और होगा। मान लीजिए किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर व भौगोलिक यामोत्तर के बीच न्यून कोण जो होता है उस स्थान का द्विघात कोण कहलाता है। और इसका जब आप हर एक जगह पर स्थान पर मान इसका चेंज करोगे, चेक करोगे तो अलग अलग मिलेगा, चेंज मिलेगा। ठीक, अगला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? किसी भी आप देखते हो, किसी भी, आप इसको समझ लीजिए, इसको मैं समझा देता हूं क्योंकि ये समझने वाला टॉपिक। मान लीजिए हमारे पास एक चुंबक है, नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ठीक है, इस चुंबक में आपने यहां पर हमारे लोहे के टुकड़े पड़े हैं, एक लोहे के टुकड़े यहां पर पड़े हैं, यहां पर पड़े हैं कुछ टुकड़े। लेकिन क्या हो रहा है, इनको तो ये चुंबक क्या कर रही है, अपनी ओर आकर्षित कर ले रही है, खींच ले रही है, लेकिन इन टुकड़ों को नहीं खींच पा रही है, इन टुकड़ों को नहीं खींच पा रही है, दूर पड़े। तो मतलब यहां तक जो है एक क्षेत्र, ये चुंबक क्षेत्र है, चुंबक का क्षेत्र है, यहां तक जो भी लोहा आएगा वो खींच जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, यहां तक का जो क्षेत्र इसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। क्या लिखा है समझिए, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय वस्तु, कोई भी चुंबकीय वस्तु, लोहा, कोबाल्ट हो सकता है, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित कर ले उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी चुंबक अपने लोहे या कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित कर सके उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। समझ लेना, इतना ही अगर आप समझ लेते हो तो अच्छा है। समझ लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विचलन कोण क्या है। देखिए विचलन कोण क्या होते हैं, अगर मान लीजिए हमारी कोई प्रिज्म है, प्रिज्म मान लीजिए हमने प्रिज्म पर प्रयोग करते हैं, तो प्रिज्म पर एक किरण आएगी, आपतित किरण कहेंगे, तथा दिशा, उस आपतित किरण जो आएगी उसकी जो दिशा होगी, तथा अपवर्तन के पश्चात किरण जाएगी, एक आएगी तो एक जाएगी, तो उसके पश्चात तो उनकी दिशा के बीच में किरण निकलेगी जिसे हम कहते हैं निर्गत किरण। उस निर्गत किरण के बीच बना जो कोण होगा उसे हम विचलन कोण कहेंगे। इसका सूत्र होता है डेल्टा m = n - 1 × a, जिस पर हमने पीछे न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। अब देखिए अगला है कि लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है। समझिए, लेंस की फोकस दूरी, लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, हमारा लेंस है उसके पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तन पर भी, पदार्थ के अपवर्तन कैसा है उसका, और पदार्थ के रंग पर, प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करती है। हमारे तीन चीजों पर, लेंस के पृष्ठ के वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करेगी, लेंस जो होगा उसके पदार्थ के अपवर्तन पर भी कितना वो अपवर्तन करता है, और उस प्रकाश का रंग कैसा होगा उस पर भी लेंस की फोकस दूरी निर्भर करती है। अगला देखिए, अगला है स्वस्थ आंख का निकट बिंदु कहाँ होता है। हमारी स्वस्थ आंख है तो उसका निकट बिंदु कहाँ पर होता है बच्चों। हम एक बात बताएं तो निकट बिंदु तो 25 सेंटीमीटर पर होता है, लेकिन अगर दूरस्थ बिंदु की बात करिए, दूरस्थ बिंदु यानी कि जो निकट बिंदु तो यहां पर हो गया, लेकिन दूरस्थ बिंदु कहां होगा वो बच्चों आपको याद रखना है। कहां पर होता है, अनंत पर होता है। कहां पर होता है बच्चों, अनंत पर होता है, याद रखना है। यहां पर निकट की बात कर रही है, अगर दूरस्थ की बात करें तो वहां पर आपको याद रखना है कहां पर होता है, अनंत पर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आंख की समंजन क्षमता पर टिप्पणी करना है। देखिए आंख की समंजन क्षमता क्या होती है। आप देख रहे थे अभी फोन की तरफ, आपकी मम्मी ने बुला दिया और आप देखने लगे अपने डोर के गेट की तरफ, और देखा क्या वहां पे दिखी नहीं तो मम्मी ने अपने अगले डोर को देखा। मान लीजिए आपने कहीं बाहर देखा तो आप देख रहे थे कहाँ, अपने फोन में, तो आपकी फोकस दूरी बहुत कम थी, लेकिन आपने बढ़ा दी फोकस दूरी, आपको आवश्यकता पड़ी, आपने अपनी आंख की फोकस दूरी बढ़ा दी। तो यही से है जो उसी क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता। देखिए आवश्यकता अनुसार नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की जो क्षमता होती है उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए। अगला हमारा है समस्थानिक क्या है, यानी कि समस्थानिक जो होते हैं वो क्या होते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं, Cl 35 और Cl 17, इनका परमाणु क्रमांक Cl 17 35 और Cl 17 36। वैसे कितना होता है, Cl 17 तो होता है Cl का, लेकिन 35.5 होता है, लेकिन इनको हम 35 भी लिखते हैं तो 36 भी लिखते हैं, तो इसीलिए इसका 2 आते हैं। अगला देखिए, नाभिकीय बल की परिभाषा दीजिए।
नाभिकीय बल क्या होता है? देखिए, बल का मतलब होता है जब हम बल रोकते हैं, बल किसी भी चीज को रोकने में लगा सकते हैं और किसी भी चीज को चलाने में भी बल लगा सकते हैं। आप गाड़ी को धक्का देते हैं तो उसमें भी बल लगाते हैं, लेकिन कभी कभी आप क्या करते हैं, किसी भी चीज को रोकना होता है तो वहां पर ब्रेक लगाते हैं, तो वहां पर भी एक बल लगता है, ठीक है। तो नाभिक के भीतर जो बल लगेगा उसे नाभिकीय बल कहेंगे। देखिए, नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को परस्पर बांधे रखता है उसे नाभिकीय बल कहते हैं। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं नाभिक के अंदर जो होते हैं उनको जो बांधे रखने का कार्य करता है उसे नाभिकीय बल कहते हैं। समझ में सीधे साधारण सी डिफिनेशन है, तो याद रखोगे। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, सारा कुछ आपको मैंने बता दिया। अगर और भी कुछ चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आपको 24 घंटे के अंदर आपको जवाब मिलेगा विद सोल्यूशन के साथ। मेरी टीम की और मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी समय समय पर बेहतर हो सके। तो बच्चों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक ए नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।